वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भूगोल और आज हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, साथ ही साथ शैल में जिसमें आपकी आग्नेय शैलें थीं, ठीक है, अवसादी शैलें थीं, इन सब के और शैली जो चक्र होता है उसके बारे में भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। तो देखिए, ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। जो इनके उद्गार की प्रवृत्ति होती है या फिर धरातल पर जो इनके द्वारा विकसित कई प्रकार की आकृतियां होती हैं, इन्हीं के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से कुल कुछ जो हैं इस प्रकार के हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है सील्ड ज्वालामुखी। सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है कि बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ करके पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में जो सील्ड ज्वालामुखी होता है ये सबसे विशाल है, ठीक है। और हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी हैं ये इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी जो हैं वो सील्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण हैं, जो कि बेसाल्ट से निर्मित होते हैं और तरल लावा के ठंडे होने से ये बनते हैं, ठीक है। लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसलिए इसका जो ढाल है वो तीव्र नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो सील्ड ज्वालामुखी के बारे में आपने क्या देखा, सबसे पहले तो क्या ये बेसाल्ट के बने होते हैं, ठीक है। और जो तरल लावा होता है जो कि ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलता है, ये लावा क्या होता है उस टाइम में बहुत तरल होता है, बाद में ये जो लावा होता है उसके ठंडे होने से सील्ड ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में कौन है, हवाई द्वीप का ज्वालामुखी, ठीक है। हवाई द्वीप का ज्वालामुखी जो है एक सील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। यदि किसी तरह निकास नल का यानी जो वेंट होता है उसमें पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इस ज्वालामुखी से लावा जो है वो फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है, जो कि एक कोन का निर्माण कहलाता है, जो कि बाद में एक सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। तो ये सील्ड ज्वालामुखी की विशेषताएं। सबसे पहले फिर से रिवीजन कर लीजिए, बेसाल्ट के बने होते हैं। जो बेसाल्ट है वो तरल अवस्था में बाहर निकलता है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण फिर इस ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अगर इसमें वेंट के जरिए पानी अंदर चला जाए तो ये विस्फोटक भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इसकी संभावना काफ़ी कम होती है। इन ज्वालामुखियों में जो लावा होता है वो फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है और निकास पर एक शंकु का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सील्ड ज्वालामुखी। दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी क्या होता है, जिसको बोलते हैं कंपोजिट वोल्केनो। तो इसमें क्या है कि ये इसमें ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान का मतलब क्या होता है, गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होता है, ठीक है। पहले वाले में क्या था कि जो लावा होता है वो तरल होता है, लेकिन मिश्रित वाले में वो जो बेसाल्ट की अपेक्षा जो लावा निकलता है वो अधिक ठंडा और गाढ़ा होता है। ये बहुत ही विस्फोटक होते हैं। इसमें लावा के साथ भारी मात्रा में जो ज्वल खंडास्मी यानी पायरोक्लास्टिक पदार्थ और राख भी धरातल पर पहुंचती है, ठीक है। तो ये तो इसकी मिश्रित ज्वालामुखी की विशेषता है। और ज्वालामुखी कुंड क्या होता है, कैल्डेरा। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, कैल्डेरा। अगर सक्रियता की बात की जाए, ठीक है, सक्रियता की बात की जाए तो क्या था, सबसे सक्रिय कौन है, कैल्डेरा है, फिर यानी ज्वालामुखी कुंड, फिर मिश्रित ज्वालामुखी है और मिश्रित ज्वालामुखी से कम सक्रिय है सील्ड ज्वालामुखी, ठीक है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सक्रियता का क्रम देख लीजिए। सबसे अधिक जो है ज्वालामुखी कुंड यानी कैल्डेरा, उसके बाद मिश्रित ज्वालामुखी यानी कंपोजिट, और उसके बाद है ये आपका पहला वाला सील्ड वोल्केनो, सील्ड ज्वालामुखी। तो इसमें देखें कैल्डेरा के बारे में, तो सबसे अधिक विस्फोटक, और आम तौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि इसमें जब विस्फोट होता है जो ये ऊंचा ढांचा जो नहीं बनता ज्वालामुखी का, वो उसके बनने के बजाय ये स्वयं नीचे धंस जाते हैं, और धंसे हुए जो विंस गर्त होते हैं यानी लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं, इसी को कहते हैं ज्वालामुखी कुंड। इनका विस्फोट रूप ये बताता है कि लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार अंदर न केवल विशाल हैं वरन इसके पास बहुत स्थित हैं, और इनके द्वारा निर्मित जो पहाड़ी है वो मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है, ठीक है।
ज्वालामुखी कुंड, पहले तो ये ऊंचा ढांचा न बना करके इनका विस्फोट जो है ये स्वयं नीचे धंस जाते हैं और इनके आसपास जो पहाड़ियाँ बनती है वो मिश्रित ज्वालामुखी की तरह होती हैं। ठीक है, तो ये देख लिया। फिर उसके बाद है, अब इसके बाद है सक्रियता के आधार पर। सक्रियता के आधार पर अगर बात करें कि कौन से ज्वालामुखी में कितना विस्फोट होता है, इस हिसाब से अगर वो पहले वाला तो धरातल पर बनने वाली आकृतियों के अनुसार था। इसमें देखें तो देखिए सबसे पहले है सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो। तो इसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट और उद्भेदन होता ही रहता है। ठीक है, इसमें विस्फोट होता रहता है, उद्भेदन होता ही रहता है, जिसके कारण इसका मुख जो है वो हमेशा खुला रहता है ज्वालामुखी का। ठीक है, इसमें जिससे समय समय पर लावा, धुआं और अन्य पदार्थ जो हैं बाहर निकले रहते हैं। अगर इस समय में वर्तमान समय की बात की जाए तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु है। किलायु जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अभी याद करिएगा पिछले स्लाइड में मैंने बताया था हवाई द्वीप की ज्वालामुखी किसके उदाहरण हैं? सील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, जो कि जिसमें क्या है कि जो तरल पदार्थ के रूप में लावा निकलता रहता है उसके जमने से बनता है, तो वो एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और पिछले 34 साल से भी अधिक वर्षों से लगातार ये उद्भेदित अवस्था में है। जो किलायु है हवाई द्वीप पर अमेरिका के, वो पिछले 34 सालों से लगातार ये उद्भेदित अवस्था में है। ठीक है, लावा उद्भेदन की दृष्टि से 4 ज्वालामुखी के नाम देख लीजिए। पहला तो किलायु, दूसरा है माउंट एटना, पिटनडीला, फॉर्नेस एंड न्यामू रागिरा। ठीक है, ये ज्वालामुखी हैं लावा उद्भेदन की दृष्टि से। और आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा जलवायु हवाई द्वीप स्थित मौना लोआ याद रखिएगा आकार की दृष्टि से। माउंट एटना की बात करें तो ये ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई कुल 3350 मीटर और यह जो है ये 1190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। स्ट्रोम्बोली की अगर बात करें तो ये भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें से सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने के फलस्वरूप ये आसपास का जो क्षेत्र है ये इसमें प्रकाशित रहता है, प्रकाशमान रहता है। ठीक है, इसी कारण से इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। देखिए जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, ओजोल डेल सेलाडो चिली अर्जेंटीना की सीमा पर एक स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई है 6893 मीटर और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, सक्रिय देख लिया, आकार में सबसे बड़ा देख लिया, सबसे ऊंचा देख लिया, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है माउंट येरिबस, ये अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत के अंडमान निकोबार में बेरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है और जापान का फ्यूजियामा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सबसे पहले जो ये मैंने बताया इसमें देखिए कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा? सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल। तो क्या क्या देखा आपने? किलायु, माउंट एटना, पिटनडीला, फोरनेस, न्यामू रागिरा। ठीक है, उसके बाद मौना लोआ, माउंट एटना है और स्थान का भी नाम देखिएगा। माउंट एटना कहाँ है? इटली के सिसिली द्वीप पर। स्ट्रोम्बोली कहाँ है? ये भी सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर है। ठीक है, ओजोस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। येरिबस जो है अंटार्कटिका के रास द्वीप पर। अंडमान निकोबार बेरिन में है एक सक्रिय। जापान का फ्यूजियामा है सक्रिय ज्वालामुखी। एक तो इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि डायरेक्ट लोकेशन या फिर आपको लिस्ट बना के मिलान करना होता है, ये हो गया। दूसरा सवाल इस तरीके का उठता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का इस प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो कि सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर मौना लोआ है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो है ओजोस डेल सलाडो। ठीक है, तो ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो मटेरियल है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। अगला सक्रिय देख लिया। दूसरा होता है प्रसुप्त यानी एक्सटिंक्ट। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी जो हैं वो दीर्घ काल से इसमें उद्भेदन यानी कोई विस्फोट नहीं हुआ होता, लेकिन संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है,
जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इटली का एक वेसुवियस ज्वालामुखी है। इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी है जो कई सालों तक प्रसुप्त था, लेकिन 1931 में अचानक से फूट पड़ा। ठीक है। माउंट सेंट हेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के स्केमानिया काउंटी में एक माउंट एडम से 34 मील पश्चिम में स्थित है। ठीक है। और जो माउंट सेंट हेलेंस है इसको फ्यूजी ऑफ द अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार होता है कि द फ्यूजी ऑफ अमेरिका कौन सा ज्वालामुखी है, तो ये है माउंट सेंट हेलेंस, जो कि एक प्रकार का एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। किलिमंजारो जो है ये तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका पूर्व नाम कैसर विल्हे मस्पिड्स था। ठीक है। ये एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में क्या पता चला कि जिसमें उद्भेदन यानी विस्फोट बहुत समय से ना हुआ हो, लेकिन एक संभावना बनी रहती है कि हाँ इसमें विस्फोट हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल है आपका वेसुवियस इटली। फिर लास्ट वन है मृत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं रहती। जैसे आपका अफ्रीका के पूर्वी भाग में है कुलाल व किलिमंजारो, इक्वाडोर का है चिम्बरांजो, म्यांमार का है पोपा, ईरान में दामवंद है और कोह सुल्तान है। कोह सुल्तान एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ईरान में है, ये एक प्रकार का मृत ज्वालामुखी है। तो देखिए दो टर्म आते हैं, अगर हम ये भूगोल पढ़ते हैं और ये फिनोमिना पढ़ते हैं तो दो टर्म आते हैं, एक तो होता है ज्वालामुखी, दूसरा होता है ज्वालामुखीयता। इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखिए ज्वालामुखी जो होता है, बता दिया मैंने पहले ही कि एक छिद्र होता है जिससे पृथ्वी के अंदर का अत्यंत गर्म लावा, गैस, जल, चट्टानों के टुकड़ों से युक्त पदार्थ ये पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी का मतलब पता है हम सभी को कि एक इसमें मुख होता है जिसमें पृथ्वी के अंदर से आपका लावा, गैस, जल, चट्टान के टुकड़े के रूप में युक्त पदार्थ जो है वो पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं, निकलते हैं। और ज्वालामुखीयता क्या होता है? ज्वालामुखीयता जानते हैं? इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के उत्पन्न होने से लेकर के जो धरातल के ऊपर और अंदर और ऊपर लावा का प्रकट होना, उसके बाद लावा का ठंडा होना और ठोस होने तक की समस्त प्रक्रिया ये ज्वालामुखीयता कहलाती है। ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ज्वालामुखी कैसे बनता है, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट होता है, बनने से लेकर के फाइनल रिजल्ट तक की सारी प्रक्रिया जो है वो ज्वालामुखीयता कहलाती है। ज्वालामुखी जान गए कि हाँ एक छिद्र होता है जिसमें से पृथ्वी के अंदर से गैस, लावा, मैग्मा और भी चट्टान युक्त पदार्थ जो हैं वो पृथ्वी की सतह पर निकलते रहते हैं। लेकिन ज्वालामुखीयता क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा का उत्पन्न होना, मैग्मा किस तरीके से बाहर निकल रहा है, ठीक है, सारे पदार्थों का धरातल के ऊपर बाहर आना, धरातल पे फैलना, उसके बाद फैल करके उन गर्म पदार्थों का ठंडा होना और ठंडे होकर ठोस होना, मतलब ये कंप्लीट फाइनल रिजल्ट, ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है ज्वालामुखीयता। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता। अब देख लेते हैं कि लावा और मैग्मा में क्या अंतर होता है। तो लावा और मैग्मा, लावा क्या है कि ये पृथ्वी के अंदर वह तप्त तरल पदार्थ होता है जो ज्वालामुखी के छिद्र से बाहर आता है। ठीक है। और वहीं मैग्मा क्या होता है कि ये भी तप्त तरल पदार्थ होता है, लेकिन बाहर नहीं आ पाता बल्कि अंदर ही जम करके ठोस बन जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर का तप्त तरल पदार्थ जब तक बाहर नहीं आता तब तक वो मैग्मा कहलाता है, और ज्वालामुखी के छिद्र से बाहर निकलने के बाद वही पदार्थ लावा कहलाता है। ठीक है। यानी तप्त तरल पदार्थ जो भी ज्वालामुखीयता की क्रिया में बाहर निकलते हैं, अगर वो पृथ्वी की धरातल पे आकर के बाहर निकल गए तो वो लावा कहलाया, पृथ्वी के धरातल के अंदर ही रह के ठोस हो गए जम करके तो वो मैग्मा कहलाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उसमें से निकलने वाले पदार्थ 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो पहले गैस और जलवाष्प हो गया, दूसरा विखंडित पदार्थ और तीसरा लावा। ठीक है। बाहर निकलने वाले पदार्थों की बात कर रहे हैं तो इसलिए बाहर क्या निकलता है? लावा निकलता है। जो अंदर रह के ठोस बन जाता है वो होता है मैग्मा। तो गैस तथा जलवाष्प देख लीजिए। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे पहले गैस व जलवाष्प ही क्रस्ट को तोड़ करके बाहर निकलती है। इसमें जलवाष्प का सर्वाधिक भाग होता है। इसमें गैसें कौन कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसें। ठीक है, फिर आगे है, अगला है लावा। तो लावा क्या होता है? तो लावा देखिए, तरल और तप्त मैग्मा जब धरातल पर पहुंचता है तो ये लावा कहलाता है। ठीक है, जब मैग्मा धरातल पर पहुंच जाए तो इसको कहते हैं लावा। दो प्रकार का हो सकता है, या तो क्षारीय प्रकृति का होगा या अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो क्षारीय लावा क्या होता है? इसका रंग जो है, इसका रंग यह गहरे रंग का होता है, तरल होता है, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसका घनत्व ज़्यादा होता है, जिसमें मुख्यतः लोहा, मैग्नीशियम और चूना पाया जाता है। अब वहीं अम्लीय लावा की अगर बात करें तो ये हल्के पीले रंग का होता है, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है और ये गाढ़ा होता है, इसका घनत्व कम होता है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और फेल्सफार पाया जाता है। ठीक है, तो ये देख लिया क्षारीय लावा और अम्लीय लावा। फिर आगे देखें कुछ और इसके बारे में। तो जब लावा प्रवाह दरारों से धरातल के लगभग समकोण होता है तो इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बन जाती है। यह संरचना कहलाती है डाइक। ठीक है, इमेज देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए कि जब लावा प्रवाह दरारों से धरातल के लगभग समकोण होता है, ठीक है, ये धरातल है, इसके समकोण, जब ये समकोण बिल्कुल होगा तो इसमें क्या है कि एक दीवार वो बिल्कुल जम जाएगा समकोण अवस्था में, तो एक दीवार की भांति संरचना जो है वो बन जाएगी। ठीक है, धरातल से समकोण पर ये जो है, ये मैग्मा बिल्कुल जम गया तो ये जो संरचना है ये कहलाती है डाइक। ठीक है, ये संरचना कहलाएगी डाइक। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है और ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। ठीक है, ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकल करके गैसें, राख, तरल चट्टानी पदार्थ और लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। आगे जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसमें निकलने वाली गैसों में H2O यानी जल वाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्रस्ट को तोड़ करके सबसे पहले निकलते हैं जल वाष्प एवं गैसें, जिसमें जल वाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब प्रमुख गैसें हैं। अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हीलियम। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है, थोड़ी और चीज़ें इसमें बची हुई हैं। क्रेटर जो है, ये ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने पर कीपकार गर्तनुमा आकृति है। ठीक है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है कि इसके मुहाने पर, ठीक है, शंकु जो बन जाता है, शंकु के ऊपर एक कीपकार गर्तनुमा आकृति है, ये कहलाती है क्रेटर, जिसमें जल भराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है। और क्रेटर झील का एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में सोनार झील। सोनार झील जो है ये क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। क्रेटर क्या होता है, समझ में आ गया होगा कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उस पर जो कीपनुमा आकृति होती है, शंकु जो होता है, इसमें क्या है, इसके ऊपर सामान्यतः एक कीपाकार गर्तनुमा आकृति होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी में जल भराव होता है, किसी भी रीजन से आपका बारिश वगैरह इन सब रीजन से जल भराव होता है, इसी कारण एक क्रेटर झील का निर्माण होता है। और क्रेटर झील का एग्जाम्पल है सोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। कालडेरा की अगर बात करें तो कालडेरा आपने क्या समझा था कि कालडेरा एक प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट है जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होता है। इसमें क्या है कि जो उभरी हुई आकृति होती है, ये विस्फोट इतना भयंकर होता है कि एक गर्त का निर्माण हो जाता है विस्फोट के कारण। तो कालडेरा जो है ये क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। ठीक है, गीज़र गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जिनको समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं। और अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ये है येलो नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीज़र। ठीक है, आगे एक और है फैक्ट कि धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इसमें गैस और जलवाष्प निकला करते हैं और गंधयुक्त धुआंरों को सोलफतारा कहा जाता है।
गंधयुक्त ये धुआरों को सोलफतारा कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें रहीं आपकी ज्वालामुखी के बारे में कि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल अभी से तैयारी में लग जाइए। आपके देखिए एग्ज़ाम अब सितंबर ख़त्म होने जा रहा है, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। एपीएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है, एमपीपीसीएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है, आरओ की नोटिफिकेशन देखिए आने वाली है आप लोगों की। आरओ का एग्ज़ाम होगा, साथ ही में आपका उत्तराखंड पीसीएस होगा, उसके बाद अपना आ जाएगा यूपी पीएससी का एग्ज़ाम प्री का। ठीक है, तो जीके जीएस जो है यहाँ पे आपको कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट आपके दोनों भाषाओं में कवर किए जा रहे हैं। यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड मटेरियल है आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।